हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। और आज हम एक अलग सा टॉपिक पढ़ेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी सीरियस भी है, जो इस देश में बहुत सारे लोग, स्पेशली औरतें, ज़्यादा सफ़र कर रही होंगी। इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोट पढ़ना चाहता हूँ, और वही कोट ये है कि मेरा पति शराब पी के मुझे मारता है, पर वो मुझे घर चलाने का खर्चा भी देता है। लिटरली, इफ यू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इट मीन्स दैट यस, माई हस्बैंड बीट्स मी. I'm a victim of domestic violence on the hand of my husband because he hits me after getting drunk. But in spite of that, I stay with him because he gives me money to run the household. He takes care of my finances. So that's the reason I'm staying with my husband or I love him. तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने देखा भी होगा डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। एक मैं मूवी देख रहा था, सत्या करके, जो एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है बॉलीवुड की। तो उसमें भी दिखाते हैं कि भीकू मात्रे करके गुंडा होता है, अपने घर पे आता है और अपनी बीवी को थप्पड़ लगा देता है क्योंकि उससे ऊंची आवाज़ में बात कर रही होती है। बट देन आफ्टर अ वाइल वो उसे मना लेता है, कडल, एंड वो उनकी रोमांटिक हैप्पी लाइफ चलती रहती है। कबीर सिंह करके एक मूवी आई थी, तो उसमें भी दिखाता है कि आपका जो एक्टर है, शाहिद कपूर, वो कायरा अडवाणी को थप्पड़ मार देता है सारे रास्ते बीच भरे सबके सामने वहाँ पे पब्लिकली। एंड देन वो भी कहती है कि हाँ, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। तो ये मेंटालिटी है। उसी कंटेक्स में हम टॉपिक पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस का। ये टॉपिक क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पेरेनियल टॉपिक है, ये बहुत सीरियस इशू है, इस पर कुछ ना कुछ डेटा आता रहता है। बट रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो फिफ्थ राउंड है, ये पहली बार 1992 में हुआ था, अभी इसका फिफ्थ राउंड रिलीज हुआ है, जिसमें 2019, 20, 21 का डेटा है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी साइकिल क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में। तो उसका कुछ डेटा आया है। इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर कंडक्ट करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2 हो गया, 2.2 से डिक्लाइन हो गया इन कंपैरिजन टू द अदर सर्वे। अकॉर्डिंग टू इट ऑल्सो द सेक्स रेशियो इन इंडिया हैज इम्प्रूव्ड, एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट सेक्स रेशियो वुमेन के फेवर में। आई थिंक इट्स 1120, 102, मतलब इट्स मोर देन 1000 वुमेन पर 1000 मेन। पर सेक्स रेशियो एट बर्थ अभी भी काफ़ी कम है, 929 आई थिंक। तो वो मैंने लेक्चर कंडक्ट करा है, वो भी यूट्यूब पे है, AQ बायस के चैनल पे, दीपक सिंह का के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। पर उसमें ये वाला डेटा मैंने मिस कर दिया था, सोचा इसके ऊपर अलग से लेक्चर कंडक्ट करते हैं। तो ये डेटा डोमेस्टिक वायलेंस का जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस ने बहुत सारी डायमेंशंस कवर करी थी, जो भी अभी नवंबर 2021 में रिलीज हुआ है। तो उसमें बहुत सारी डायमेंशन थी, पर इसने स्पेसिफिकली एक चीज़ पे क्वेश्चन करा था कि हाउ मेनी मेन एंड वुमेन आर ओके विद डोमेस्टिक वायलेंस, दे जस्टिफाई डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कोट बताया था कि एक औरत है, वो कह रही है कि हाँ, मैं डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम हूँ, बट आई एम ओके विद इट, माई हस्बैंड हैज द राइट टू बीट मी। तो उस मेंटालिटी के बारे में ये डेटा था। तो पहले मैं डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। अगेन आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साइकिल ऑफ अब्यूज क्या होती है, डोमेस्टिक वायलेंस के कितने टाइप होते हैं, रीजंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑन चिल्ड्रन एंड वुमेन, कौन कौन उसके विक्टिम्स होते हैं, ग्लोबल क्या सिनेरियो है, क्या कन्वेंशंस हैं और क्या मॉडल है। तो वो सब मैं शेयर करूंगा, अपार्ट फ्रॉम अलॉन्ग विद द स्टैटिस्टिक्स, इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, येट इन अ वेरी कंसाइज वे, एंड इन कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट। एंड कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट आपका यही है कि ये डेटा है। सो हाउ मेनी परसेंटेज जस्टिफाई देयर द बिहेवियर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अगर वुमेन की बात करें तो तेलंगाना में 83% ऑफ द वुमेन सर्वेड जस्टिफाई डोमेस्टिक वायलेंस, कि हाँ, हस्बैंड का हमारा हक है अपनी बीवी को मारना या फिर मुझे मारना, मतलब अगर फिजिकली अगर उसको थप्पड़ मारना। ऑल्दो मेन का नंबर काफ़ी कम है, मेन 70% ही है। आइदर यार हिपोक्रेट, और वुमेन का अलग लेवल है कि दे जस्टिफाई। फिर उसी के साथ जो है आंध्र प्रदेश है, उसमें 83.6%, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है नंबर ऑफ वुमेन हु एक्सेप्ट डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है। फिर कर्नाटका में 76 है। ये आपकी टॉप 3 स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस की एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मेन के ये आपके, तो आप दोनों में देख सकते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नंबर ऑफ मेन एक्सेप्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब अगर आदमी ये कहता है कि इज इट जस्टिफाइड टू बीट अ वुमेन, तो वो आदमी कम मानते हैं, वुमेन ज़्यादा मानती हैं। बहुत सरप्राइजिंग होगा, शॉकिंग होगा। कर्नाटका में थोड़ा अलग है, कर्नाटका में 77 आपकी वुमेन जस्टिफाई द डोमेस्टिक वायलेंस इन्फ्लिक्टेड ऑन वुमेन एज कम्पेयर टू 81% मेन। पर अगर वहाँ पे लोअर स्टेट्स में देखें, मतलब किसमें लोअर ये पेट्रियार्कल माइंडसेट काफ़ी कम है, तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 14% वुमेन एक्सेप्ट डोमेस्टिक वायलेंस इन्फ्लिक्टेड ऑन देम। और
मेन में अगर देखा जाए तो 14% है। दिस इज फॉलोड बाय आपका नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो आपके हिल एरियाज में देख सकते हैं हिमाचल तो हो गया, साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, एंड यहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स होगी, ये जो आपकी हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ऑल दो वैसे नॉर्थ इंडिया को बैस्टन ऑफ पेट्रियार्की कहा जाता है कि मेल चॉवनिस्ट माइंडसेट है, पर साउथ में भी सिचुएशन कोई अच्छी है नहीं। तो वही एनएफएचएस का जो इंडियन एक्सप्रेस में मैंने डेटा यूज करा था, तो उसमें यही आर्टिकल स्टार्ट ही ऐसे हुआ था कि ऑल दो एनएफएचएस सेज दैट देर इज इंक्रीजिंग वुमेन एम्पावरमेंट, आपकी वुमेन का न्यूट्रिशनल स्टेटस थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, आपकी चाइल्ड मोर्टालिटी कम हो रही है, सेक्स रेशियो भी आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, सेक्स रेशियो एट बर्थ भी स्लाइटली इम्प्रूव फ्रॉम 919 टू 929। बट अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस का देखें तो ये सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है। तो ये मैं आपको डेटा है। तो क्वेश्चन उन्होंने सर्वे में ये पूछा था, इन योर ओपिनियन इज अ हस्बैंड जस्टिफाइड इन हिटिंग और बीटिंग हिज वाइफ। तो ये 18 स्टेट्स एंड यूटीज में से आपका पूछा गया था, जिसमें से तेलंगाना ने बताया था कि यस, मेन आर जस्टिफाइड टू बीट देयर वाइफ्स। हिमाचल ने बहुत लो उसमें नंबर थे, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो पूरा डेटा शो करा था, ये आपको बता दिया था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे, एक तो ये कितने एक्सेप्टेंस है, पर इसके रीजंस क्या है, व्हाट आर द कॉमन रीजंस दैट आर गिवन बाय हस्बैंड टू जस्टिफाई द डोमेस्टिक वायलेंस इन्फ्लिक्टेड ऑन बाय देम ऑन देयर पार्टनर। तो उसमें कॉमन रीजंस क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, 7 क्वेश्चन पूछे थे, बट 7 रीजन में से जो 2 रीजन सबसे ज्यादा निकल के आए वो है शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू इन लॉज एंड निग्लेक्टिंग द हाउस एंड चिल्ड्रन। तो अगर एक आदमी ये कहता है, एक हस्बैंड ये कहता है कि उसकी वाइफ ने, अगर उसे ऐसा परसीव होता है, इट्स नॉट दैट कि डिसरिस्पेक्ट करा हो, बट अगर उसे ऐसी परसेप्शन भी होती है कि उसने मेरे इन लॉज को डिसरिस्पेक्ट करा है, मतलब मेरे मम्मा पापा को, बायोलॉजिकल मदर फादर को उसने डिसरिस्पेक्ट करा है मेरी वाइफ ने, तो वो उसे मारता है, ठीक है। एंड साथ में ये होता है कि अगर घर को या फिर बच्चों को अगर निगलेक्ट करा है, अगर घर ढंग से कंडीशन में नहीं रखा गया, बच्चा थोड़ा रो रहा है और ध्यान नहीं दिया गया, तो हस्बैंड मार देता है उसे, मतलब मारता, मतलब मारता पीटता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन रीजंस है, बहुत सारे और भी रीजंस थे पर ये कॉमन रीजंस है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन कम्स ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, सो गिव दिस ऑथेंटिक डेटा कि पेट्रियार्की इतनी ज्यादा है कि इवन वुमेन हैव इम्बाइब्ड दैट पेट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ पेट्रियार्कल मेंटालिटी इज डीपली इम्बाइब्ड इन द माइंड्स ऑफ वुमेन हु थिंक दैट सर्विंग देयर फैमिली एंड हस्बैंड शुड बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। उन्हें लगता है कि उनका काम, उनका जन्म इसी वजह से हुआ है कि बच्चे पैदा करना और हस्बैंड की सेवा करना, ठीक है। तो ये माइंडसेट उनके माइंड में इतना इंग्रेन कर दिया जाता है उनकी मदर और फादर ने, तो वो ये एग्री करती हैं। इनफैक्ट जो पुराना, ये तो एनएफएचएस का 5th राउंड का डेटा है, पर जो 2015-16 में जो एनएफएचएस का 4th राउंड का, उसमें भी डेटा कुछ ऐसा ही था कि फॉर द एंटायर कंट्री 52% of women surveyed believe it was reasonable for a husband to beat his wife. Only 42% of men agreed with that. So, चाहे वो एनएफएचएस का 4th राउंड का डेटा था, 5th राउंड था, एक्सेप्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज हायर इन वुमेन एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। तो ये चीज देख लेना, मतलब ये बहुत ही एक शॉकिंग और सरप्राइजिंग रिजल्ट है, बट दैट्स द सैड ट्रूथ। अब ये मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया है, किस कंटेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं। अगेन इसको आप अपनी जस्टिफिकेशन में भी यूज़ कर लेना। अब मैं डोमेस्टिक वायलेंस का टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप इन्हें 3C अप्रोच पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा डोमेस्टिक वायलेंस होती क्या है, उसका मतलब क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइकिल ऑफ एब्यूज़ क्या होती है, साथ में बताऊंगा किस किस टाइप की होती है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर मैं उसको बताऊंगा फैक्ट्स के एस्पेक्ट में कि ग्लोबल क्या सिनेरियो है और इंडिया में क्या सिनेरियो है अकॉर्डिंग टू डेटा। कुछ डेटा तो मैंने प्रोवाइड करा है, दैट इज फॉर द जस्टिफिकेशन, बट हाउ मेनी आर द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला हो जाएगा इंट्रोडक्शन, दूसरा हो जाएगा प्रेवलेंस एट ग्लोबल लेवल एज वेल एज एट नेशनल लेवल। फिर उसके बाद एनालिटिकल पार्ट पे आएगा, जिसमें मैं बताऊंगा रीजन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस and reason for acceptance of domestic violence, which is itself a reason. Then I'll come to the consequences, and then I'll come to the solution part. Solution में बताऊंगा कि what is being done at the global level as well as at the national level, and what further needs to be done to prevent this or to end this. ठीक है। तो डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस को इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी कहते हैं। पर साथ में मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये नहीं कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपस में मारपीट करते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि एक आदमी या फिर एक औरत अपने इन लॉज को या फिर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को खुद पीट रहा है या फिर बच्चों को भी पीट रहे हैं, तो वो भी आता है। भाई बहनों में, सिबलिंग्स में भी होती है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ठीक है।
पर इसे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी कहते थे। अगर इस पे क्वेश्चन रहेगा तो कपल्स पे फोकस करना, डोमेस्टिक अब्यूज पे है तो हल्का सा वाइडर चले जाना, बट ओवरऑल आपके सारे एनालिसिस और फैक्ट सेम ही रहेंगे। सो इट इज द पैटर्न, अगेन इट्स अ पैटर्न, इट्स नॉट लाइक अ वन टाइम थिंग कि एक बार मारा खत्म हो गया, गलती करी सॉरी हो गई। ये एक साइकिल, एक पैटर्न है। इट इज अ पैटर्न ऑफ अब्यूजिव बिहेवियर इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप दैट इज यूज्ड बाय अ पर्सन और पर्सन्स टू गेन और मेंटेन पावर एंड कंट्रोल ओवर अनदर पर्सन। तो इसमें दो तीन चीजें पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एक पैटर्न ऑफ एब्यूजिव बिहेवियर है, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स अ साइकिल। तो मैं आपको साइकिल ऑफ एब्यूज बताऊंगा। और कौन करता है, एक आदमी भी कर सकता है, अगर बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं। हो सकता है पेरेंट्स मिलके, मम्मी पापा कर रहे कि चलो अपनी बहू को सताना है, अपने बच्चे को भी सताना है, तो ये भी हो सकता है। एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अपना पावर कंट्रोल उसके दूसरे वाले के ऊपर मेंटेन करना है, ये शो करना है कि हम सुपीरियर है, हमारी चलेगी, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब इसमें से वल्नरेबल ग्रुप कौन से होते हैं? पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कपल्स जो शादीशुदा है, लिविंग टुगेदर, जो साथ रह रहे हैं, लिव इन में है या फिर डेट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के बीच में होती है। उसके अलावा ये बच्चों के ऊपर भी इन्फ्लिक्ट करी जा सकती है, रिलेटिव्स के ऊपर भी, और बाकी घर के कोई भी मेंबर हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए, बच्चे हो गए, सब पे इन्फ्लिक्ट करी जा सकती है, बट कपल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहती है। ठीक है, या फिर ये होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे कर रहे हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स पे कर लेते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं। तो वो हम ओल्ड एज प्रॉब्लम में उसमें वहाँ पे आएंगे, या फिर चाइल्ड अब्यूज़ के उसमें कंटेक्स में बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्दो ऐसा लगेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, विच इज ट्रू बट नॉट कंप्लीटली। डोमेस्टिक वायलेंस अगेन, वुमेन आर द मेजर विक्टिम इन, एंड मेन आर द, वो होता है ना कि ज़्यादा ये आपका वायलेंस कर रहे हैं, इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बट इट कैन हैपन टू एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, सेक्सुअलिटी, एज, रेस, रिलीजन, क्लास और एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हो, आपको लगता है आपने डोमेस्टिक वायलेंस के वीडियोस भी देख लिए हैं, यहाँ पे EQ बायस पे आप IAS बन गए हो, नहीं बने, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हर जगह पे होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, हर क्लास में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब लोगों में होता है कि दारू पी के आप डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, अमीरों में भी होता है, गरीबों में भी होता है, किसी भी कास्ट में, किसी भी क्लास में, किसी भी रीजन, ये मतलब ग्लोबल एक प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो और अगेन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको एजुकेशन मिल जाती है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेंगे। जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे फीमेल फीटिसाइड के बारे में, मैंने आपको बताया था, आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको सेक्स रेशियो एट बर्थ, जब मैंने NFHS 5 का 5th राउंड का डेटा बताया था ऑन सेक्स रेशियो एट बर्थ का, तो उसमें भी यही बताया था कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा कॉमन है फीमेल फीटिसाइड। वो इस वजह से है क्योंकि अर्बन एरियाज में लोगों के पास थोड़ा पैसा ज़्यादा होता है, एंड इन फैक्ट अवेयरनेस होती है, और अवेयरनेस कैसे आती है? एजुकेशन से। सर ABCD क ख ग पढ़ने से ये मत सोचिए कि आप अक्लमंद हो गए हैं, वो गवार हैं आप, क्योंकि आप ऐसे घटिया काम कर रहे हैं फीमेल फीटिसाइड वाले। पर एजुकेशनल मतलब अगर आप ये देखें कि डिग्री होल्डर्स है तो उनमें ज़्यादा है, क्योंकि दे कैन अफोर्ड एंड दे आर मोर अवेयर ऑफ दिस। सो सिमिलरली उनको ज़्यादा अवेयरनेस होती है कि अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस कैसे करनी है और कैसे बचना है, तो उनमें भी होती है। एंड अगेन दो चीज़ें मैंने और खासकर पॉइंट करी है, दैट इट कैन हैपन बिटवीन एनी जेंडर एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन। अब इस कंटेक्स्ट में आता हूँ मैं कि इवन मेन कैन बी विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज। अगर किसी घर में कोई कपल में ऐसा रिलेशनशिप है कि औरतें ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, तो वो अपने हस्बैंड की पिटाई करती हैं, ऐसा भी होता है। बट ऐसे विक्टिम्स, ऐसे केसेस कम रिपोर्ट होते हैं, शायद शर्म के चक्कर में, या फिर मतलब एक अवेयरनेस थोड़ी कम है कि ऐसा भी होता है, पर ये भी एक सैड ट्रुथ है। दूसरी बात ये मैंने आपको बताया था कि रिस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, यहाँ पे हो गया कि औरत एक औरत आदमी को मार रही है। मेन मेरा फोकस अब तक था कि आदमी एक औरत को मार रहा है, पर LGBT कम्युनिटीज में देखा जाए तो लेस्बियन एंड बायसेक्सुअल वुमेन ऑल्सो एक्सपीरियंस वायलेंस फ्रॉम अ फीमेल पार्टनर। तो यानी कि एक औरत भी औरत को मार रही होती है। अगर जो LGBT कम्युनिटी होती है आपकी, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, तो उसमें अगर कोई लेस्बियन कपल है, मतलब एक औरत के साथ रह रही है, इंटीमेट होती है, हो सकता है शादी भी हो गई या फिर दे आर इन अ लव रिलेशनशिप, तो उनमें भी वायलेंस होती है। तो यहाँ पे तो औरत औरत को मार रही है, या फिर बायसेक्सुअल है, तो उन केसेस में भी होता है। तो जब मैं आपको सेक्सुअल, ये डोमेस्टिक वायलेंस और आपकी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये सब के टॉपिक बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो वायलेंस एक्चुअली इट्स अ टूल टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द अदर पर्सन, ये ऑब्जेक्टिव रहता है। सो इट्स
जो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, एक्सपीरियंस करी हैं या फिर देखी हैं, समझी है, उसमें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर आस्पेक्ट, इट्स अबाउट द पावर आस्पेक्ट। ये इट्स मोर ऑफ अ पावर गेम। तो वहाँ पे थोड़े टाइम बाद अगर आपके किसी टाइप का भी कपल हो, चाहे इस केस में हो कि एक औरत आदमी को मार रही है, पीट रही है, तो वो पावर की बात आ जाती है। ठीक है, ये नहीं होता कि वहाँ पे हमको औरतों को सताना है, मर्दों को सताना है, एक दूसरे को। इट्स मोर अबाउट द पावर। तो ये चीज़ है जो मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक वायलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। ठीक है, अब मैं आपको साइकिल ऑफ एब्यूज बता देता हूँ। ये जो साइकिल ऑफ एब्यूज क्या होती है कि मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक वायलेंस इज अ एब्यूजिव पैटर्न। तो पैटर्न के 4 स्टेजेस होते हैं आपके। एक तो होता है आपका टेंशन बिल्डिंग होता है, दूसरा आपका इंसिडेंट होता है, तीसरा रिकंसिलिएशन होता है, फोर्थ होता है आपका काम आ जाता है, एंड अगेन द साइकिल गोज ऑन। तो जो मैंने आपको बताया था कि द साइकिल ऑफ एब्यूज इज अ सोशल साइकिल थ्योरी डेवलप्ड इन 1979 by Lenore E. Walker to explain patterns of behavior in an abusive relationship। तो अगर आपको ये टॉपिक वैसे बता रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि इस पे सिर्फ एक सोशल इश्यूज का कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, ये एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बता रहा हूँ। इसको एज इट इज आप एसए में लिख सकते हैं, नंबर अच्छे मिल जाएंगे आपको। तो एक व्यक्ति थे वॉकर वॉकर जी, तो उन्होंने 1979 में ये थ्योरी दी थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्टाग्राम से मैंने उठा लिया साइकिल ऑफ एब्यूज, ये थ्योरी थी। तो उसने बताया था कि 4 स्टेजेस होती है डोमेस्टिक वायलेंस के, कोई भी साइकिल एक रिलेशनशिप में, एब्यूजिव रिलेशनशिप में। तो ये 4 स्टेजेस थी। पहला होता है कि तेरे इज अ टेंशन बिल्डअप, देयर इज अ बिल्डअप टू एब्यूज व्हेन टेंशन राइजेस टिल द इंसिडेंट इंश्योर्स। ठीक है, फिर ये होता है कि क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पहले टेंशन होती है, टेंशन इंक्रीजेस, ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, विक्टिम बिकम्स फियरफुल एंड नीड्स द फील्स द नीड टू प्लेकेट द अब्यूजर। टेंशन बिल्डिंग में होता है कि वहाँ पे कुछ इश्यूज हो रहे होते हैं कपल्स के बीच में, या फिर तो उसमें लगता है कि पहले तो चलो ठीक चल रहा होता है, फिर थोड़ी अनबन शुरू हो जाती है। फिर जो विक्टिम होता है उसको लग रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में वायलेंस हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उसको थोड़ा सा कर रही होती है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, थोड़ा डर के रह रही होती है। तो वो होता है, जैसे आप बायलेटरल रिलेशंस में कह रहे हो, वॉर होने से पहले होता है ना कि थोड़ी बहुत टेंशन हो रही होती है, कट ऑफ कर दिए टाइज, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, सब कुछ कर दिए। फिर इंसिडेंट होता है डोमेस्टिक वायलेंस, जो मैं आपको बताऊंगा कि इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ये सब होते हैं। तो ये सारे आपका इंसिडेंट होता है डोमेस्टिक वायलेंस का। पर जो आपका जो प्रिपरेटर होता है, आपका जो विक्टिम, जो आपका एब्यूजर होता है, उसको लगता है कि यार अब एक बार तो इसको सुना दिया, अब तो होता है ना लावा फूट गया, अब मैं दोबारा से कैसे करूंगा। दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसको खुद लगता है कि हाँ मैंने गलत करा है, तो इस वजह से वो अपने पार्टनर के पास जाता है और कहता है कि यार मेरी गलती नहीं थी, मेरे से गलती से हो गया, गुस्से से हो गया, मैं एक्चुअली करना नहीं चाहता था। और तो रिकंसिलेशन होती है, अब्यूजर अपोलोजाइजेस, गिव एक्सक्यूजेस। या तो ये कहता है कि या तो तुम्हारी गलती थी इस वजह से मैंने तुम्हें मारा, या मेरी गलती थी, चलो अपोलोजाइज कर लेता है। ठीक है, तो कहता है कि मतलब रिकंसिलेशन किसी तरीके से हो जाती है कि चलो ठीक है यार, डाइवोर्स लेके क्या करना, अलग अलग रह के क्या करोगे, थोड़े टाइम तक बात नहीं करेंगे, तो रिकंसिलेशन होती है। पर अभी भी फिर उसके बाद काम आता है फेस, द इंसिडेंट इज फॉरगिवन, नॉर्मल लाइफ आ जाती है। ठीक है, दैट इज नोन एज द हनीमून फेज। तो यानी कि उस टाइम पे रोमांटिक फेज शुरू होता है, और अगर अगर पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं तो उसमें भी होता है कि सब भूल जाते हैं, सब खुशी खुशी हो रहा होता है। बट देन अगेन फिर वो टेंशन फेज आता है, फिर इस तरीके से होता रहता है, टेंशन बिल्डअप होती है, इंसिडेंट होता है, रिकंसिलेशन होते, काम आती है, फिर टेंशन होता है। तो ये साइकिल है, चलती रहती है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये ऐसे साइकिल के विक्टिम हो रहे होते हैं। हो सकता है आप लोग कोई देख रहे होंगे तो वो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो हमारे साथ भी हुआ है, या तो हमने घर में देखा होगा। ठीक है, तो ये साइकिल ऑफ एब्यूज होती है जो चलती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स के। तो मैंने अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो दे दी है आपको, अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मेजर 5 टाइप के होते हैं, इसको कुछ लोग 4 में इंक्लूड कर लेते हैं। सेक्सुअल को आपको फिजिकल अब्यूज के अंदर आपको इंक्लूड कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल को आपको एक टाइप में कर लेते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि 5 चीज़ों को अलग रखा जाए, एक तो अच्छा भी लगेगा कि यस यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट आस्पेक्ट। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब पहले पे आता हूँ मैं, फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज इंक्लूड्स हर्टिंग अ पार्टनर बाय हिटिंग, बर्निंग, जैसे ब्राइट बर्निंग होता है डाउरी के केस में, हेयर पुलिंग, डिनाइंग मेडिकल केयर और फोर्सिंग अल्कोहल, ड्रग्स और यूजिंग अदर फिजिकल फोर्स। तो ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टनर उसका मतलब, अगर एक इंसान अगर अपने पार्टनर को मार रहा है, पीट रहा है,
तो उसको मेडिकल केयर की ज़रूरत है, वो भी डिनाई कर रहा है। या फिर वैसे भी अगर रहते कि वो उसको बुखार हुआ पड़ा है या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेडिकल असिस्टेंस की है, तो वो आपको डिनाई करी जा रही है। ज़बरदस्ती किसी को अल्कोहल और ड्रग्स कंज्यूम करा दिए गए हैं, ठीक है। डैमेजेस प्रॉपर्टी व्हेन एंग्री, कभी कभार होता है ना कि गुस्से में किसी, अब डायरेक्टली तो मारा नहीं, तो फ़ोन तोड़ दिया या फिर उसी की कुछ बिलोंगिंग्स तोड़ दी। ऑनर किलिंग, जो मैंने आपको अलग से एक टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, खाप पंचायत का भी। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, जो आपकी बोरा कम्युनिटी में इंडिया में होता है। एंड एसिड थ्रोइंग, एसिड अटैक, जैसे छपाक मूवी आई थी तो उसमें दिखाया था कि दीपिका पादुकोण होती है, तो उसने विक्टिम थी, लक्ष्मी के ऊपर वो थी। तो ये आपके कुछ फिजिकल अब्यूज के फॉर्म है। सो दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इन अलग टॉपिक्स को, जैसे हो गया FGM हो गया, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन हो गया, ऑनर किलिंग हो गया, एसिड थ्रोइंग हो गया, तो ये सब दीज आर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस इज द ब्रॉड पार्ट। फिर आता है सेक्सुअल अब्यूज आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपको पता ही होगा, आपने स्टैट्स पढ़े भी होंगे काफी बार कि रेप के ऊपर जब भी डेटा आता है तो उसमें हर कोई कहता है कि जो मैं विक्टिम हूं, तो वो मतलब द विक्टिम नोज द प्रिपरेटर। मैक्सिमम केसेस में होता ही है कि या तो रिलेटिव ने, या तो बॉयफ्रेंड ने, या तो हस्बैंड ने। यस, यू आर हियरिंग मी राइट, कि हस्बैंड भी आपका, यानी कि मैरिटल रेप करके भी चीज़ होती है। तो वो यही कहता है मैरिटल रेप का, जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ उस पर जजमेंट आती रहती है, डिबेटेबल टॉपिक है, तो उसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें यही कहा जाता है कि मैरिज डजंट गिव हस्बैंड द राइट टू सेक्सुअली अब्यूज अपनी पार्टनर को, टू हर पार्टनर, तो वो मैरिटल रेप होता है, तो वो सेक्सुअल अब्यूज भी आ जाता है। तो सेक्सुअल अब्यूज में कहता है फोर्सिंग अ पार्टनर इन नॉन कंसेंशुअल सेक्स। भाई वो मना कर सकती है, शादी मतलब ये थोड़ी है कि आप कभी भी उसको फोर्स कर सकते हो, ठीक है। इन्वॉल्व्स अदर पर्सन इन सेक्सुअल एक्टिविटीज विद यू, हर्ट्स यू विद वेपन्स और ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग सेक्स, जैसे आपने निर्भया गैंग रेप में हुआ था, फॉरेन ऑब्जेक्ट यूज करा गया था। वॉन्ट्स यू टू ड्रेस इन अ सेक्सुअल वे, ये भी आपका ये आपका जब यूएन का डेटा आप रेफर करोगे तो ये भी होता है कि if your partner is not willing to dress in a certain manner, then also you force her to dress in a certain way, sexual way, so that also comes under sexual abuse. Accuses you of cheating or is often jealous of your outside relationship, अगर आप किसी नॉर्मल अपने किसी दोस्त से भी बात कर रहे हैं अपोजिट जेंडर से, तो आपका पार्टनर जेलस हो जाता है, तो उस पर फिर रिएक्ट करता है, तो ये सेक्सुअल अब्यूज है। ये डिफरेंट फॉर्म है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैरिटल रेप भी है, ये सारी चीजें भी सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आती हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट आता है फाइनेंशियल अब्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल अब्यूज के अंदर यही आता है कि या तो आप अपने जो पार्टनर है, यानी कि अगर एक हस्बैंड है अपनी वाइफ को, कितनी बार होता है ना शादी के टाइम पे कहते हैं कि यार तुम हाउसवाइफ बन जाओ, घर मैं चला लूंगा, सब अपना आराम से देख लेंगे। तो वो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी हो कि फाइनेंशियली वो उसे डिपेंडेंट बनाना चाहता है आप पे, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में कोई भी हो, चाहे आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे आपका बेडरूम पॉलिटिक्स हो, कहीं पे भी हो, फाइनेंसेस डज मैटर। ये चाणक्य ने भी कहा था कि फाइनेंसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्ल मार्क्स ने, जो भी ग्रेट थिंकर्स हैं, सबने यही कहा है कि ठीक है फाइनेंसेस। तो जब तक फाइनेंशियल कंट्रोल अगर हस्बैंड अपने हाथ में ले लेता है, या तो एक ही वाइफ को काम ही नहीं करने देता और अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेता है, या तो डाउरी की डिमांड्स करता रहता है, या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वाइफ अपना अर्न कर रही है पर उसकी अर्निंग हस्बैंड कंट्रोल करता है, तो इन स्पाइट ऑफ अर्निंग द अमाउंट, बाय मैनिपुलेशन, बाय फोर्स और जो भी है, वो उसको डिपेंडेंट बना लेता है। तो ये फाइनेंशियल अब्यूज के अंदर आते हैं। तो क्या क्या चीजें एक बार पढ़ लेते हैं। दैट इज मेकिंग अ पर्सन फाइनेंशियली डिपेंडेंट बाय मेंटेनिंग टोटल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, विदहोल्डिंग एक्सेस टू मनी, उसको पैसे नहीं देते, फॉरबिडिंग अटेंडेंस एट स्कूल और एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपका है, क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चों के केस में भी देखा जाए तो वो भी एक फाइनेंशियल अब्यूज है कि उनको स्कूल जाने नहीं दे रहे। अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर वो होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे भी इशू आता है। एंड डाउरी रिलेटेड अब्यूज एंड डेथ, ब्राइड बर्निंग, तो ये भी आपका फाइनेंशियल अब्यूज के अंदर आ जाता है। डाउरी का टॉपिक भी आप देख सकते हैं कि वो इसी के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आ जाता है। तो ये एक अलग इशू है। फिर आता है आपका फोर्थ, आता है साइकोलॉजिकल अब्यूज। दिस इन्वॉल्व्स माइंड गेम्स आ जाता है, कॉजिंग फियर बाय इंटिमिडेटेशन, डराना, थ्रेटनिंग फिजिकल हार्म टू सेल्फ, पार्टनर और चिल्ड्रन। होता है ना कि भाई मैं अपनी नसें काट लूंगा, मैं अपने हाथ काट लूंगा, इस तरीके से कर लूंगा अगर तुमने ऐसा करा। स्टॉकिंग, यानी कि होता है पीछा करना। बेस्ट एग्जांपल इज शाहरुख खान ऑफ डर, ऑल्दो वी एडमायर हिम बट वी रियली हेट हिम इन दैट मूवी। जिस तरीके से ऑब्सेस हो जाता है, दैट इज योर पार्टनर कीप्स ट्रैक ऑफ एवरीथिंग यू डू, दे मॉनिटर वे यू आर एंड
whom with you are with all the times। तो होता है ना कि फ़ोन चेक करना, आपको मॉनिटर करना, एक्टिविटीज़ करना, और डिटेक्टिव्स भी कभी खड़ लगा देना, या फिर पीछा करना कार से, या फिर जैसे भी होता है, तो वो आपका स्टॉकिंग होता है। उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। या फिर वही माइंड गेम्स होते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेट करना, तो साइकोलॉजिकल में आ जाते हैं। इमोशनल अब्यूज़ थोड़ा उससे रिलेटेड ही है, पर इसको अलग से भी डील कर सकते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स होता है कि इमोशनल लेवल पे ह्यूमिलेट करना, उस पर्सन को ह्यूमिलेट करना ताकि उसे डिग्रेड करना इमोशनल लेवल पे, इमोशनली मैनिपुलेट करना, उसके फैमिली वालों को अब्यूज करना, उसके घर वालों को, तो ये इमोशनल अब्यूज के अंदर आते हैं। दैट इज ह्यूमिलेट्स यू इन अ सर्टेन वे, अंडरमाइनिंग अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ थ्रू कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, बेलिटिंग वंस एबिलिटी, यानी कि बार बार उसको कहना कि यार तुम्हारे बस के नहीं है, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो चाय बनानी भी नहीं आती, घर का काम नहीं आता, तुम तो किसी काम के नहीं हो, नालायक हो, इस तरीके से चीज़ें। आई नो आपको सुन को इरिटेशन नहीं हो रही होगी, पर ये इसका मतलब यही होता है। दे क्रिटिसाइज देयर पार्टनर्स अपीयरेंस एंड मेक फ्रीक्वेंट पुट डाउन्स, बार बार उसको कहते रहते हैं कि तुम अगली लगते हो, तुम मोटे हो गए, ये हो गए हो, तो बार बार उसको डिमीन करना, उसका कॉन्फिडेंस लो करना, ये आपका इमोशनल अब्यूज होता है। नेम कॉलिंग हो गई, गालियां देना, उसको गालियां देना, उसके घर वालों को गालियां देना, उसको फोर्स करना कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कट ऑफ करना, उनसे मिलना जुलना ही नहीं होता, ठीक है। या फिर कुछ एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है कि एक हस्बैंड या फिर एक वाइफ अपने पार्टनर को इस तरीके से भी ह्यूमिलेट कर सकती है कि उसके बच्चों से ही उसका रिलेशनशिप खत्म करा दे। मतलब एक कपल है, उनके बच्चे हैं, तो हस्बैंड ये कर सकते हैं कि बच्चों में ही इतनी हेट्रेड कर दे अपनी उनकी मम्मा के लिए कि वो उनसे बात ही ना करे, और वाइस वर्सा वाइफ ऐसा कर सकती है अपने बच्चों के साथ इन कंटेक्स्ट ऑफ अपने हस्बैंड के। तो ये इमोशनल अब्यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके टाइप्स थे। तो अभी तक मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, आपके वल्नरेबल ग्रुप बताए हैं, साइकिल ऑफ अब्यूज बताया, और मैंने आपके टाइप्स बताए हैं। साथ में मैं ये भी बता देता हूँ व्हाट आर द वेरियस साइंस ऑफ अब्यूज यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, कि अगर आपका पार्टनर, आप मतलब अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज में क्या रहता है, तो यही होता है कि आपका किसी तरीके से किसी के सामने मजाक उड़ाना, आपको बताना कि आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज करना, आपको रफली ट्रीट करना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, दीज आर द वेरियस साइंस ऑफ अब्यूज। कॉल यू सेवरल टाइम्स एट अ नाइट और शो अप टू मेक श्योर यू आर वेयर यू सेड यू वुड बी, तो जबरदस्ती फॉलो करना, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसकी प्रेवलेंस के। तो दीज आर द वेरियस साइंस की अगर आपको भी ऐसा लगता है, यू फील स्केर्ड ऑफ योर पार्टनर में बिहेव, कभी कभार ऐसा लगता है कि वो छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा, मैं तो जी नहीं पाऊंगी इस तरीके से, ठीक है। और हमेशा आप वही करो कि आपका पार्टनर जो कहता है, तो ये काफ़ी आपके साइंस एंड सिम्टम्स है। यू कैन ऑलवेज रेफर दिस कि वेदर यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और नॉट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। मैं प्रेवलेंस की बात करता हूँ कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है। तो यूनाइटेड नेशन वुमेन की अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें, तो यूएन वुमेन, यूनाइटेड नेशन वुमेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग 1 in 3 वुमेन, यानी कि 33% ऑफ द वुमेन एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस मोस्टली बाय एन इंटीमेट पार्टनर। तो अगेन इट्स नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, बट ग्लोबली डेवलप कंट्रीज में भी डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड इट ऑल्सो सेज दैट 137 वुमेन आर किल्ड बाय अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली एवरी डे। तो डोमेस्टिक वायलेंस होगी, ऑनर किलिंग होगी, तो इस तरीके से ये प्रेवलेंस रेट है, एंड इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट अ इंडियन प्रॉब्लम, साउथ एशियन प्रॉब्लम और अ मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अब हम ग्लोबल अगर ये देखें साथ में कि पेंडेमिक में पिछली बार एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, शैडो पेंडेमिक, जिसपे आई एम बेटिंग हाईली कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है इस साल के मेंस के लिए, या फिर अगले साल के लिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए। दे कैन आस्क व्हाट इज शैडो पेंडेमिक। तो कोरोना वायरस में क्या हुआ था कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी आपकी हेल्पलाइंस थी, इंडिया में हेल्पलाइंस हो आपकी, बाहर आपकी हेल्पलाइंस हो बाहर की कंट्रीज में हो, तो वहाँ पे डिस्ट्रेस कॉल काफ़ी आई थी, लड़कियों और औरतों की कॉल आई थी कि हमें बचाओ, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही है। क्यों इस वजह से हुआ था? क्योंकि पूरे टाइम लॉकडाउन हो गया था, पार्टनर्स एक साथ पूरे टाइम रह रहे थे, बाहर जा नहीं सकते थे, तो छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेशन मच रही थी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप काम पे चले जाते हैं, दोनों ही काम पे चले जाते हैं या एक काम पे चले जाता है, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कोरोना वायरस के चक्कर में वैसे भी फ्रस्ट्रेशन थी, तो फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पे निकाल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा और साथ में मतलब यही था कि आप बाहर नहीं जा सकते, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, एक दूसरे पे निकाल रहे हैं, और मोस्टली केसेस में आदमी ही औरत को मार रहा है या फिर अब्यूज़ कर रहा है। और ये भी था कि आपकी काउंसलिंग सर्विसेज, आपकी हेल्थ सर्विसेज है, उनको भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे आप। तो इस चक्कर में आपका डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, तो इसे शैडो पेंडेमिक कहा था, यूनाइटेड वुमेन नहीं।
एक ऑफिशियल टर्म है, दिस इज द शैडो पेंडेमिक ग्रोइंग अमिड्स द कोविड-19 क्राइसिस। तो इसी बैकग्राउंड में यूनाइटेड नेशन वुमेन ने दे ऑल्सो लॉन्च द शैडो पेंडेमिक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, इसके लिए लॉन्च भी करी थी। एंड साथ में ये तो एक चीज़ थी, साथ में यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है, टॉप मोस्ट ऑफिशियल, उसने कहा था कि देर इज अ हॉरिफाइंग ग्लोबल सर्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस इन शैडो पेंडेमिक एंड हेंस कॉल्ड फॉर अ डोमेस्टिक वायलेंस सीज फायर। मतलब एक होता है सीज फायर का, तो इस कंटेक्स में कहा जाता है कि दो कंट्रीज है बस लड़े जा रही है, तब सीज फायर होता है कि भाई बहुत लड़ लिया। पर उन्होंने कहा सीज फायर सिर्फ कंट्रीज के बीच में नहीं या फिर रीजन्स के बीच में नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस के कंटेक्स में भी। मतलब उन्होंने कॉल अपील शुरू करी थी, इशू करी थी कि प्लीज़ अब सीज फायर कर दो, अब एक दूसरे से उतना मत लड़ो। तो ये आपका है ग्लोबल सिनेरियो। अब इंडिया की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था NFHS 5 और 4 का डेटा, जिसमें जस्टिफिकेशन थी। अब मैं इंसिडेंस बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू NFHS 4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फोर्थ राउंड ऑफ 2015-2016 का, 31% ऑफ एवर मैरिड वुमेन हैड एक्सपीरियंस्ड, मतलब अभी भी शादीशुदा है, एवर मैरिड का मतलब अभी भी शादीशुदा है या फिर शादी पहले कभी हुई थी, दे हैड एक्सपीरियंस्ड फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल स्पाउजल वायलेंस। ठीक है, तो यानी कि 30% ज़्यादा, यानी कि वो भी वही ऑलमोस्ट 1/3 ही हो गया आपका। इससे ज़्यादा औरतें, उनको किसी ना किसी टाइप की वायलेंस आपकी सफ़र करी थी। और NFHS 5 का जो पहले डेटा था, अभी ये 2 पार्ट्स में रिलीज़ हुआ है, कुछ साल अभी 1-1.5 साल पहले भी आपका रिलीज़ करा गया था, दिसंबर 2020 में भी करा गया था। और ये अभी सेकंड राउंड, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में डिसरप्ट हो गया था, तो उसमें भी यही कहा था कि ओवर 30% वुमेन सफर्ड फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस बाय देयर स्पाउसेस इन 5 सर्वेड स्टेट्स। कर्नाटका में 44% वुमेन ने डोमेस्टिक वायलेंस अपने स्पाउसेस के थ्रू अपनी सफ़र करी थी। बिहार में 40% था। तो इसमें भी वही है कि ऑलमोस्ट 33% आपका है पीपल सफर डोमेस्टिक वायलेंस इन सम फॉर्म और दी अदर। तो जो ग्लोबल सिनेरियो है उसी तरीके से इंडिया में भी यही है। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डोमेस्टिक विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी ऑफ एनी जेंडर, एनी कास्ट, एनी क्लास, एनी आपका सेक्सुअलिटी एंड एनी रिलीजन। तो रिलीजन के अकॉर्डिंग 2005-2006 का डेटा क्या कहता है, एक फैमिली एंड हेल्थ सर्वे हुआ था। द लोएस्ट डोमेस्टिक वायलेंस प्रेवलेंस रेट वाज रिपोर्टेड बाय वुमेन ऑफ जैनिज्म रिलीजन, जिसमें 12.6% ऑफ वुमेन था, एंड हाईएस्ट बाय वुमेन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन 40% था। नॉर्मली ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सिक्स में होगा, वहाँ पे ज़्यादा पेट्रियार्कल माइंडसेट होता है, या फिर मुस्लिम्स में होगा, हिंदूज में होगा। पर जैन रिलीजन में आपका सबसे कम डोमेस्टिक वायलेंस थी, एंड बुद्धिस्ट रिलीजन में आपकी सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस थी। तो एज यू कैन सी आई हैव कलेक्टेड डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इस लेक्चर के बाद आपको कहीं पे डेटा के लिए कहीं इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। इतने कॉम्प्रिहेंसिव डेटा आई एम प्रिटी श्योर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए, इनफ अबाउट मी। अब रीजंस के बारे में पढ़ लेते हैं, एनालिसिस। अभी तो हम फैक्ट्स पढ़ रहे थे, अब थोड़ा एनालिसिस पढ़ लेते हैं कि क्यों होती है डोमेस्टिक वायलेंस। अभी मैं बताऊंगा, 2 पार्ट में रीजंस को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक चीज़ है कि क्यों कोई इंसान डोमेस्टिक वायलेंस करता है, यानी कि अगर मैं अपने पार्टनर को अगर मारूंगा या अब्यूज़ करूंगा तो क्यों करूंगा। दूसरा, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वाई डू वुमेन जस्टिफाई बीइंग अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वाई डू द विक्टिम्स आर ओके बाय बीइंग अ विक्टिम, उस चीज को मैं बताऊंगा। तो पहला रीजन तो ये पेट्रियार्कल माइंडसेट एंड जेंडर इनइक्वालिटी, डाउरी, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज स्पेशली फॉर नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड, जेलसी, सस्पिशन ऑफ चीटिंग। तो ये सारे पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि हम आदमी हो, तुम औरत तो हम तो पीटेंगे। जेंडर इनइक्वालिटी होती है कि वुमेन फाइनेंशियली आपकी या फिर इस तरीके से वीक होंगी, तो इस वजह से वो सह जाती है। डाउरी के कंटेक्स में अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। वर्बल लड़का पैदा नहीं हुआ, ऑल्दो कहते हैं कि बच्चे का जो जेंडर होता है वो लड़के के उससे डिटरमाइन करता है, उसके जीन्स के अकॉर्डिंग। बट स्टिल अगर लड़की अगर एक लड़का पैदा नहीं कर पाती तो भी उसको मारा पीटा जाता है। अगर लड़के को लग रहा होता है कि लड़की किसी और से बात कर रही है, जेलसी हो रही होती है, तो वहाँ पे चीटिंग होती है, तो उस पर वहाँ पे सस्पिशन भी अगर किसी से बात कर ली तो मारा पीटा जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था पेंडेमिक्स, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी एंड नेचुरल डिजास्टर्स ऑल्सो लीड टू इंक्रीज अग्रेशन एट द होम। जैसे कोरोना वायरस में हमने देखा था कि ओवरऑल जब पेंडेमिक हो जाता है, फिर रिसेशन हुआ था, उसके चक्कर में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाती है, नेचुरल डिजास्टर होते हैं। मतलब कोई जब बाहर से एक्सटर्नल आपका कोई क्राइसिस हो जाता है तब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है घर में, फाइनेंशियल या ओवरऑल कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, लोग क्या करते हैं, या तो
अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं, या तो अपने सारी फ्रस्ट्रेशन अपने पार्टनर पे निकाल देते हैं। तो इस तरीके से कोरोना वायरस का मैंने देखा था। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2007, 8, 9 का हुआ था, उसमें भी हुआ था। और इनफैक्ट 2011 में क्राइस्ट चर्च में जब अर्थक्वेक हुआ था, तो उसके बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई थी। वही अर्थक्वेक से डोमेस्टिक वायलेंस का क्या होता है, पर वही होता है जिसका अर्थक्वेक में घर टूटा है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई है, तो वो अपने पार्टनर पे गुस्सा निकालते हैं। तो ये आपका ये भी रीज़न है। एक और रीज़न ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिली। जैसे सोशोलॉजी में एक अगर आप पढ़ेंगे, जिसी का सोशोलॉजी ऑप्शनल है, तो उसमें एक फिलोसोफर था, आपका सोशोलॉजिस्ट था, कालकट पार्सन, अमेरिकन था। तो उसने बहुत सारी थ्योरी दी थी। साथ में इसने ये कहता था कि न्यूक्लियर फैमिली इज एन ओवरलोडेड फ्यूज वायर। ओवरलोडेड फ्यूज वायर का ये मतलब है कि न्यूक्लियर फैमिली में जो कपल्स होते हैं या फिर एटमैक्स अगर उनके बच्चे होते हैं तो साथ ही रहते हैं। जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं तो बहुत सारी डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। ठीक है, अगर आपको बात करने के लिए कोई है नहीं तो आप किसी ना किसी अपने सिबलिंग को पकड़ लेंगे, किसी और को पकड़ लेंगे, अपने पेरेंट्स को पकड़ लेंगे, तो उनसे बात कर लेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकाल लेंगे। बट जब न्यूक्लियर फैमिली होती है तो सारी चीज़ें, फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, सारी रिक्वायरमेंट पार्टनर एक दूसरे से ही एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, और जब वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होता तो वही फ्रस्ट्रेशन अपनी पार्टनर पे निकाल लेते हैं। तो सहारा और गुस्सा सारा अब एक चीज़ से ही चाहिए होता है। तो इसी तरीके से होता है कि पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि और कोई सपोर्ट सिस्टम तो है नहीं। तो इसी चक्कर में वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज में भी आपकी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ती है। जॉइंट फैमिली होती है तो लगता है आसपास वहाँ पे पीटने के लिए या फिर एक दूसरे से लड़ने के लिए भी और लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। पर न्यूक्लियर फैमिली में यही होता है कि चलो यार अब ठीक है, तुम्हारे इश्यूज हो रहे हैं, तुम्हारे बीच में कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आपस में वो लड़ लेते हैं। तो इसी चक्कर में ये आपकी न्यूक्लियर फैमिली के कंटेक्स में भी आपकी होती है। ऐसा नहीं कि जॉइंट फैमिली में लड़ाइयाँ होती नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती, होती हैं, बल्कि हो सकता है मिलके भी होती हो, पर न्यूक्लियर फैमिलीज में भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो इंक्रीजेज whenever families spend more time together such as during Christmas vacations and लॉकडाउन। लॉकडाउन का तो देखा ही था, पर जब भी होता है कि फैमिलीज एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही होती है, जैसे क्रिसमस की लंबी वेकेशंस हो गई, तो पहले तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार फैमिली को टाइम मिल रहा है एक दूसरे से स्पेंड करने के लिए, सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें भी कर ली, खेल कूद लिए भी। पर उसके बाद लगता है अब क्या करें, तो फिर वो लड़ते हैं, क्योंकि जितना जितना टाइम रहता है ये एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है किसी ना किसी बात पे, तो ये भी होता है। ठीक है, साथ में कुछ रिलीजन की भी अगर बात करें, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, दे हैव ट्रेडिशनली सपोर्टेड मेल डोमिनेंट हाउसहोल्ड्स एंड सोशली सैंक्शन्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैज बीन परसिस्टेंट सिंस एशियन टाइम। ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं करी कि सिर्फ इन पर्टिकुलर रिलीजन में, अगेन जैसे मैंने बताया था जैनिज्म हो गया, उसमें तो कम है, बुद्धिज्म है, हिंदू फैमिली में भी होती है। पर कुछ रिलीजियस गुरु होते हैं या फिर वहाँ पे कुछ रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, तो उनमें भी लिखा होता है कि ओके इट्स ओके टू डिमीन अ वुमेन और पार्टनर होता है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस कुछ एंगल्स पे जस्टिफाई करते हैं कुछ रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, और साथ में आपका एलपीजी का एरा। एलपीजी का मतलब ये नहीं कि आपका जो पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आजकल वर्क होता है 24/7 होता है, तो होता सुबह कॉल शुरू हो जाती है, आईटी वालों का तो खासकर होता है, रात तक चलते रहते हैं। तो इस चक्कर में आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस काफ़ी होता है, और वो स्ट्रेस अपने बॉस पे तो निकाल नहीं सकते, तो अपने पार्टनर पे लोग निकाल देते हैं। साथ में अल्कोहल अब्यूज़ के चक्कर में भी मैंने आपको बताया है कि अल्कोहल होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक इन्फोग्राफिक दिखाया था कि एक औरत कह रही है, हाँ मेरा आदमी मुझे दारू पी के मारता है, अल्कोहल पी के मारता है, बट ठीक है मुझे घर चलाने के लिए पैसा भी देता है। ठीक है, अल्कोहल यूज हैज बीन रिपोर्टेड एज अ फैक्टर बाय 2/3 ऑफ द डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम्स। तो यानी कि आपके अल्कोहल आपको अग्रेसिव कर देती है, कंट्रोल लूज कर देती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं, दैट इज अब्यूज्ड एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड लीड सम पीपल टू बिकम मोर वायलेंट एज अडल्ट। वो होता ना रैगिंग वाला सिस्टम, कि बचपन में आपको अब्यूज किसी ने करा होता है, तो बड़े होके या फिर आपने भी देखा है कि अपने घर वालों को लड़ते हुए, या फिर आपको भी, आप भी विक्टिम हो, तो आपने भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी है, या फिर वही बिहेवियर आप इमिटेट भी करोगे तो आप खुद ज़्यादा वायलेंट हो जाते हो। परसेप्शन दैट वुमेन आर फिजिकली वीकर एंड थस मेजॉरिटी एक्सेप्ट द बीटिंग। वुमेन खुद ही एक्सेप्ट करती है कि यार हम तो वीक है, हम तो क्या लड़ेंगे। चाइल्ड मैरिज हो गया, ब्राइड प्राइस हो गया। अब चाइल्ड मैरिज के कंटेक्स में ये होता है कि खासकर उस केसेस में जब आपका ग्रूम बड़ी एज का है, यानी कि 30 साल का लड़का है, 10 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की है, होता है ऐसे। तो वहाँ पे छोटे बच्चों को तो मारना, मतलब है तो उसकी वाइफ, पर एक्चुअली में तो है ही बच्ची, तो उसको पीटने में आसानी रहती है, मार पिटाई ज़्यादा होती है।
तो चाइल्ड मैरिज ऑल्सो लीड्स टू डोमेस्टिक वायलेंस. एज यू कैन सी ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड. ब्राइड प्राइस हो गया. कुछ केसेस में ऐसा होता है, डाउरी में होता है कि चलो डिमांड करते हैं. डाउरी के केसेस में एक चक्कर में भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है कि डाउरी नहीं मिल रही तो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती है. ब्राइड प्राइस में क्या होता है, ये लिंक्ड है आपका फीमेल फीटिसाइड से, जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है, वुमेन की शॉर्टेज है. तो वही इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई थिंग. वुमेन की शॉर्टेज है तो लड़के क्या करते हैं, प्राइस पे करते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर डाउरी, कि हम पैसा दे देंगे और ये हमारी ये जो लड़की है हमारे घर दे दो. तो ये ब्राइड प्राइस होती है. इट्स मोर लाइक कमोडिटी थिंग. ठीक है. तो वहां पे लगता है कि अब इतने मैंने पैसे दिए हैं, सो आई हैव बॉट दिस पर्सन. तो एक स्लेवरी काइंड ऑफ हो गया कि अब तो पैसा मैंने दिया ही है, तो अब तो मुझे पैसा वसूल करना ही है, तो मैं जो मर्जी करूंगा. तो ये ब्राइड प्राइस के कंटेक्स्ट में लो लिटरेसी हो गया, अवेयरनेस नहीं है, इस चक्कर में भी आता होता है. साथ में एक और चीज़ है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स. हो सकता है आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है, पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, तो या फिर किसी टीम ने, इंडिया क्रिकेट टीम हार गई, सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गया. उस केसेस में घर वालों को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो बच्चों को या फिर पार्टनर को पिटाई हो जाती है. तो ये होता है, ये खासकर वर्ल्ड कप वाले केसेस में, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी हो. तो अगर कोई भी किसी की होम टीम, फेवरेट टीम हार जाती है तो घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, टीवी टूट जाते हैं, होता है ना. तो ये आपका स्पोर्टिंग इवेंट्स में. सो इट्स नॉट अ मजाक नहीं है, ये असली में है. देखा ही होगा आप लोगों ने, एक्सपीरियंस भी करा होगा. नॉट रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस, पर स्पोर्टिंग इवेंट्स में ये भी होता है कि उस टाइम पे अगर कहीं पे कोई वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो बाकी सारी टीम्स भी आ रही होती है कंट्रीज से, तो वहाँ पे भी आपका वुमेन एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, आपके ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड कप के टाइम पे. ये भी आपका. बट वाई डू विक्टिम स्टे विद द अब्यूजर्स. ये तो सारे रीजंस मैंने दे दिए कि वाई डू men or the abuser abuse the victim. अब मैं बात करता हूँ why do victims stay with the abuser, because as I said that it's a cycle, it's not a one time thing, it's a pattern of abusive behavior. ये pattern है पूरा. तो पहली बात तो ये, abusive partners make it very difficult for victims to escape the relationship. उन्हें लगता है कि हमें एक बार नहीं मारना, हमें बार बार मारना, हमें frustration कहीं पे तो निकालनी है ना. Emotional and sexual attachment to their spouse. A survivor may stay because they believe that the abusers promise to change. एक तो यही होता है कि चलो ठीक है यार, एक बार गुस्सा आ गया, तुम विक्टिम हुए, तुम्हारी पिटाई हुई, लड़ाई हुई, या फिर कुछ अब्यूज़ हुआ, कुछ घटिया बात कह दी, बट तुम्हारी इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स होती हैं, तब उस टाइम पे लगता है कि कुछ दिन बाद कि चलो ठीक है यार, कितना टाइम तक लड़ेंगे, आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन इमोशनली एंड सेक्शुअली. फाइनेंशियली भी एक चीज़ होती है, ये चीज़ होती है. दूसरा आपका जो अब्यूज़र होता है वो कहता है कि ठीक है यार, मैं कुछ टाइम बाद चेंज हो जाऊँगा. थोड़ा टाइम चेंज हो जाता है, उसके बाद फिर वही चीज़ आ जाती है. अपने राइट्स की अवेयरनेस नहीं होती विक्टिम्स को. ठीक है. साथ में मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजिकल अब्यूज़ में, इमोशनल अब्यूज़ में, मैंने आपको बताया था कि विक्टिम्स क्या करते हैं, ऑलरेडी सेटिंग इतनी कर लेते हैं, वो जो होता है ना, पूरी फील्ड सेट कर ली होती है कि यार उसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स से ऑलरेडी उसको कट ऑफ करा होता है कि अगर अब जाएगी भी तो कहाँ पे जाएगी, उसका सर्कल ही कट ऑफ कर दिया जाता है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसके साथ चल क्या रहा है. फाइनेंशियल अब्यूज़ मैंने आपको बताया ही था. और साथ में कभी कभार ये भी कह देते हैं कि पार्टनर है, होता है अगर ज़्यादा केसेस में एब्यूज़र ये कह भी देता है, और हो सकता है विक्टिम ने विटनेस भी कराओ कि भाई अगर मैं इसको छोड़ के गई ना, सच में या तो एसिड फेंक देगा या तो मार देगा. तो उसी डर के चक्कर में, ऑनर किलिंग जैसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे वो साइलेंटली वो कहते हैं कि ठीक है यार, मरने से अच्छा है डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम बन के रहते रहो. और साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने आपको बताया था, गैस लाइटिंग फिनोमेना. गैस लाइटिंग क्या होती है? इट्स अ फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज दैट अब्यूजर्स यूज टू कंफ्यूज एंड शिफ्ट ब्लेम टू द विक्टिम. तो यानी कि अगर अब्यूजर है, अगर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अगर थप्पड़ मारता और उसकी वाइफ कहती है कि क्यों मारा, तो हस्बैंड कहता है गलती तेरी थी, इस वजह से मैंने मारा, तूने ऐसा ना करो तो मैं नहीं मारता. ये गैस लाइटिंग होती है. तो एक फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज होती है. ऐसी टर्म्स यूज करेंगे एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने के चांस रहेंगे. सो द अब्यूजिव पार्टनर कॉज विक्टिम टू फील लाइक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्यूज. तो वो सॉरी तो छोड़ो, वो तो ये कहता है गलती तेरी है, मैंने एक थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे. आई एम बीइंग नाइस टू यू, आई एम बीइंग बेनेवोलेंट टू यू. यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी 2012 में, जिसके अकॉर्डिंग अराउंड 50% ऑफ द वुमेन जस्टिफाई द बीटिंग बाय हस्बैंड. तो जो स्टार्टिंग वाली चीज़ थी वो सेम यही है, कहानी घर घर की. तो ये होता है गैस लाइटिंग. ठीक है. जिसमें एब्यूजिव पार्टनर विक्टिम को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है और विक्टिम मान भी जाती है. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेस के काफ़ी सारे हैं. एक तो है फिजिकल हेल्थ आउटकम. अब अगर हम वुमेन के ऊपर बात करें, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन वुमेन, चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा अभी, वुमेन की बात करो. फिजिकल हेल्थ मैंने आपको बताया, इंजरी काफ़ी ज़्यादा होती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है सेक्सुअल अब्यूज़ के चक्कर में,
गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। फर्टाइल केसेस में होता है कि भाई विक्टिम कहती है मेरे पास कुछ एस्केप तो है नहीं, ना मैं इससे अलग हो सकती हूँ, सुसाइड कमिट कर लेती हैं, या तो हस्बैंड ही मार देता है उसे, मारते मारते जिंदा ही मार देता है। मेटर्नल मोर्टालिटी, ये सब आपके रहते ही हैं। मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है, डिप्रेशन, फियर, एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस का तो बैंड बज जाती है, ओसीडी हो जाता है। तो ये सारे आपके डिसऑर्डर्स होते हैं। फाइनेंशियल इफेक्ट्स वही बताया कि वुमेन बिल्कुल ही ऐसी हो जाती है कि यार शी अंडरगोज एन ऑक्यूपेशनल अपार्थीड, ये ऐसी टर्म्स आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि उसका बिल्कुल आइसोलेशन हो सकता है, फाइनेंशियली बिल्कुल डिपेंडेंट होती है, तो अपने टाइप की ऑक्यूपेशन नहीं मिल पाती, ये इम्पैक्ट रहते हैं। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपका, इकोनॉमिकली वुमेन का डाउनफॉल होता है। ठीक है, बच्चों के ऊपर बात करें तो वही होता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस अगर बच्चों के पैदा होने से बिल्कुल बचपन से स्टार्ट करें, तो कहते हैं ना, मैंने आपको बताया था मेटर्नल मोर्टालिटी भी होती है और इन्फेंट मोर्टालिटी भी हो सकती है। हो सकता है बच्चा पैदा ही ना हो, प्रेग्नेंट औरत को ही अगर हस्बैंड मारे जा रहा है और अगर वो डिप्रेशन में है, तो ऑलरेडी हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे या तो बच्चा जो पैदा होगा बहुत वीक होगा क्योंकि उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, अगेन मेंटली भी इनस्टेबल है उस टाइम पे क्योंकि उसको डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है वो उस टाइम पे। तो हो सकता है कि जो बच्चा पैदा होता है वो अनीमिक हो, जो मैंने आपको बताया भी था कि NFHS, ये जो है आपका 5th जो राउंड है उसमें अनीमिक वुमेन अनीमिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, तो एक ये भी रीज़न है। तो लो बर्थ वेट हो सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा हो सकता है कि उसने खुद ही बच्चे ने वायलेंस देखी हो, तो बाद में जाके बड़ा होके वो खुद ही वायलेंस करे। ठीक है, ये भी हो सकता है, वो देखे कि हाँ यार मेरे पिताजी तो मम्मा को मार रहे थे, तो दिस इज राइट, आदमियों का काम है औरत को मारना, तो बच्चा ये भी सीख सकता है। या तो वो खुद ही डिप्रेशन में चले जाए कि ये क्या है, लड़की हो लड़का लड़की हो, कि यार मेरे घर में क्या ये बेवकूफ़ वाली चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो वही हो सकता है। तो बच्चा भी इमोशनली अनस्टेबल हो सकता है, सोशलाइज ना करे, वो दूसरे घर वालों को देखे कि यार वो तो बड़े खुश है, हमारे घर में तो लड़ाई होती रहती है, तो बात ना करे। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन दोनों पे होते हैं, बट अगेन इन दैट सम केसेस इट कैन बी दैट वुमेन इज द एब्यूजर एंड द मैन इज द विक्टिम, तो सेम वो सारी चीज़ें उस पर इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के एस्पेक्ट पे कि व्हाट ऑल स्टेप्स हैव बीन टेकन एट द ग्लोबल लेवल एज वेल एज एट द नेशनल लेवल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, ये याद भी कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 5.2, इट कॉल्स फॉर एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल इन द पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेयर्स। तो यानी कि क्लियरली लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि पब्लिकली सिर्फ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन चल रही है, बट प्राइवेटली ऑल्सो, इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग एंड सेक्शुअल एंड अदर टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के कंटेक्स्ट में कह रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5.3 जो टारगेट है वो कहते हैं एलिमिनेट ऑल हार्मफुल प्रैक्टिसेस सच एज चाइल्ड अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिज एंड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ये मैंने आपको बताया था कि फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आ जाता है, ये फोर्स्ड मैरिज भी आ जाता है आपका, एंड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, ये मैंने आपको बताया था। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। दाऊदी बोरा कम्युनिटी जो इंडिया में प्रैक्टिस करती है उसको खतना जिसे कहते हैं। हर कंट्री ने लॉ पास करे हुए हैं, और इनफैक्ट कोरोना वायरस के टाइम पे उन्होंने अपने डोमेस्टिक वायलेंस के जो प्रोग्राम था, सारी कंट्रीज ने उसको कोविड के रिस्पांस प्लान में इंटीग्रेट करा था, कि कोविड रिस्पांस प्लान बनाया गया था हर कंट्री में, तो उसी में डोमेस्टिक वायलेंस को भी इंक्लूड करा गया था। साथ में कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2017 में एक प्रोग्राम लॉन्च करा था जिसका नाम था पीस इन द होम, एंडिंग डोमेस्टिक वायलेंस टुगेदर। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकती है, ऐसा नहीं कि 2017 में होता तो पूछ नहीं सकती, पूछ सकती है, यूपीएससी के बाउंसर है आर्डर डालने की। तो ये है, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स आपके लॉन्च करे गए हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में कौन कौन से है, एक तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, सीक्वेंस में बात करते हैं बाय ईयर वाइज स्टार्टिंग से। तो ये तो डाउरी के कंटेक्स में, इसकी हम डिटेल बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। 1961 के लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए दो नए सेक्शन ऐड करे गए थे, सेक्शन 304B डाउरी डेथ्स एंड सेक्शन 498A। ये आपका इंडियन लॉज में आपका आईपीसी वगैरह में ऐड करे हुए थे। ठीक है, तो ये इसको सपोर्ट करने के लिए करे गए थे, अगेन नॉट इन दिस एक्ट बट इन द आईपीसी आपका हो गया। तो सेक्शन 304B एंड सेक्शन 498 है। सेक्शन 304B डाउरी डेथ के कंटेक्स्ट में, सेक्शन 498 है क्रिमिनलाइजेस क्रूएलिटी अगेंस्ट वुमेन बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स। अगेन इट्स अ वेरी डिबेटेबल सेक्शन, ऐसा नहीं कि मैं कोई ज़्यादा उसमें फेवर करता हूँ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बिल्कुल भी फेवर नहीं करता, बट ये एक्चुअली डिबेटेबल है क्योंकि मिसयूज सेक्शन है। इसको मैं डाउरी के चैप्टर में बताऊंगा आपको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें ध्यान रखना है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है स्पेसिफिकली,
तो ये भी क्रिटिसिज्म है कि सिर्फ ये वुमेन के कंटेक्स्ट में ओवरऑल डोमेस्टिक वायलेंस मेन के जो अगेंस्ट होती है उसमें कवर नहीं करता। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। साथ में और भी स्टेप्स लिए गए थे, जैसे 2020 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने व्हाट्सएप एक नंबर लॉन्च करा था 7217735372 टू रिपोर्ट केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस विच इंक्रीज ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो कोरोना वायरस के टाइम पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने स्टेप लिया था। थ्रू सबला प्रोग्राम ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, adolescent girls in the age group of 11 to 18 years are imparted about training with regard to legal rights of women। ये भी आपका वन स्टॉप सेंटर्स आपके सेटअप करे गए हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो आपके जो विक्टिम्स हैं उनको लीगल एंड साइकोलॉजिकल सोशल हेल्प प्रोवाइड करी जाती है। वुमेन हेल्पलाइंस अंडर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, तो वहाँ पे भी हेल्पलाइंस आपकी सेटअप करी गई है। प्लेटफॉर्म सच एज इंटरनेशनल वुमेन डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये भी आपका अवेयरनेस स्प्रेड करता है इन सब पे। तो वन स्टॉप सेंटर हो गए, हेल्पलाइंस हो गए, आपके जो लॉज हो गए, ये व्हाट्सएप नंबर हो गया। तो ये जो मेजर स्टेप्स हैं ये इंडिया में आपके इम्प्लीमेंट करे गए हैं। साथ में एक और नोटेबल चीज़ है, पिछले साल कोरोना वायरस में हुआ था, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, पर इसने एक चीज़ करी थी कि इसने, क्योंकि लॉकडाउन चल गया था, लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही थी, तो उन्होंने भी ऐसी एक पॉलिसी लॉन्च करी थी कि इफ एनीवन इज सफरिंग, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो अब वर्क आपका घर में जा चुका था, तो उन्होंने कहा था, ऐसी एक पॉलिसी करी थी कि अगर आपका वर्क लाइफ इफेक्ट हो रही है ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस, सो वी आर ऑल्सो देयर टू हेल्प यू। सो ये एक बहुत नोटेबल इनिशिएटिव है प्राइवेट सेक्टर के कंटेक्स्ट में, इसलिए मैंने शेयर करा था। अब मैं आपको बताता हूँ 2005 का एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। पहली बात तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के कंटेक्स्ट में है, तो मेन के कंटेक्स्ट में नहीं है। ये मैं क्रिटिसिज्म में आऊँगा। इसके मैं फीचर्स बता देता हूँ, फिर मैं इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट भी बता देता हूँ। अंडर दिस, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। तो सेंटर इंप्लीमेंट नहीं करेगा, ऑल्दो इट्स अ सेंट्रल एक्ट, बट स्टेट्स एंड यूटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। The act provides for the first time in Indian law a definition of domestic violence। तो डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करा गया, जो मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बताई है 5 की, तो वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो अगर कभी लॉ के बारे में है तो ये लिख देना कि जो 5 टाइप की वायलेंस है वो ये डिफाइन करता है। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, थम्स अप, मतलब इट्स रियली अप्रिशिएबल कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। The definition is broad and includes not only physical violence but also other forms of violence। डाउरी डिमांड्स आर ऑल्सो कवर्ड। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ उठाना पड़ता है तभी होता है, जो मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल हो गए, साइकोलॉजिकल, इमोशनल डाउरी, ये भी इसके अंदर कवर करता है। जब हम डाउरी का टॉपिक कवर करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे कि उसमें मैं वही चीज़ कहूँगा कि डाउरी को डील करने के लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 है, अपार्ट फ्रॉम डाउरी एक्ट एज वेल एज द सेक्शन 4, ये आपके जो है आपका सेक्शन 304B, सेक्शन 498 है, वो भी है। ये आपके हो गए। डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द एक्ट इंक्लूड्स एक्चुअल अब्यूज एज वेल एज थ्रेट ऑफ अब्यूज, जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल में आता है। तो ऐसा नहीं कि जब अब्यूज होता है, वो होता है ना कि अगर तूने ऐसा नहीं करा वरना, तो ये वरना जो आता है ना, वरना मतलब, और अगर इंग्लिश में कहे इफ यू डोंट डू दिस देन, सो ये जो देन आता है ना, सो उस चीज को डील करने के लिए भी है। द लॉ कवर्स वाइफ, फीमेल लिव इन पार्टनर्स एंड अदर वुमेन लिविंग इन अ हाउस होल्ड सच एज डॉटर, सिस्टर, विडोज और मदर। तो देखिए, जेंडर में तो सिर्फ वुमेन को ही कवर करा है, ट्रांसजेंडर्स और मेन को नहीं कवर करा, बट एटलीस्ट ये है कि वुमेन के कंटेक्स्ट में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ स्पाउस मतलब आपकी जो वाइफ होती है, सिर्फ उसी को कवर करा गया है। वाइफ हो, फीमेल लिव इन पार्टनर हो, साथ में आपकी बेटी हो, बहन हो, ठीक है, और आपकी माता जी हो, तो सबको कवर करा गया है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट उस कंटेक्स्ट में उस जेंडर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है, ये चीज़ है। And the principle of locus standi doesn't apply here, that is, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका नेबरहुड है, आप के नेबर में कोई रह रही है, आपको पता है कि वो औरत ऑलरेडी, मतलब इट कैन बी फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसका अब्यूज़ हुए जा रहा है, बट शी इज़ नॉट इन अ पोजिशन। हो सकता है कि वैसे भी हो सकता है कि कुछ शी इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD जिसे कहते हैं, तो वो रिपोर्ट वैसे भी नहीं कर सकती। तो उस केस में उसको हेल्प करने के लिए भी उसके जो नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो उसके बिहाफ पे होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी होता है, जो विक्टिम है वही रिपोर्ट करेगा, पर यहाँ पे इस केस में अप्लाई नहीं होता। सो दिस इज अनदर नोटेबल फीचर ऑफ द एक्ट। डेफिनेशन ब्रॉड है, थ्रेट ऑफ अब्यूज भी कवर करता है, ब्रॉड कवरेज है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ वुमेन। लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता।
द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग विक्टिम। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा और उन्हें रजिस्टर करा जाएगा। प्रोवाइड्स फॉर मेडिकल एंड लीगल असिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया था हेल्थ सेंटर्स के कंटेक्स में। द केस हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन 60 days, 2 महीने के अंदर। द एक्ट हैज अ प्रोविजन ऑफ अप टू 1 year इम्प्रिजनमेंट, 1 साल की आपकी पनिशमेंट भी दी जा सकती है इसके आपके अंदर। अब्यूजर हैज टू पे मेंटेनेंस अमाउंट इफ द कोर्ट डिसाइड्स, ठीक है, मेंटेनेंस अमाउंट भी दिया जाएगा कि अगर भाई कोई डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पे, पर फाइनली शी रैन अवे, तो वो कैसे इस तरीके से अपने आप को सस्टेन करेगी, तो मेंटेनेंस अमाउंट की बात है। एंड देन ये एक बहुत नोटेबल पॉइंट है, राइट टू हाउसिंग। नो वुमेन कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस इवन इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट इन हर नेम। उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो अपने घर में रह सकती है। अगर हस्बैंड कहता है ना कि ठीक है प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, मैं तुझे घर से निकाल रहा हूँ, कहता है ना, ऐसे होता है बहुत कॉमन, आपने सुना होगा, चल घर से निकल जा, इस तरीके से, तो ऐसा बोल नहीं सकता, ठीक है। एंड तो वुमेन कह सकती है, औरत कह सकती है बाहर में जाओ, मैं भी इसी घर में रहूंगी, तू नहीं निकाल सकता, ये लीगल राइट है, प्रॉपर्टी हो ना हो बाहर में जाओ, ये चीज़ है। बट अगर स्टिल अगर एक औरत कहती है कि भाई ठीक है यार मैं नहीं रह सकती, मेरा ही मन नहीं अंदर इसमें इस राक्षस के साथ रहने का, एंड फॉर द वुमेन हु डोंट प्रेफर इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड, स्टेट नीड्स टू क्रिएट शेल्टर होम्स। तो सरकार की जिम्मेदारी है यहाँ पे कि शेल्टर होम प्रोवाइड करना, सो एज टू मेक श्योर दैट शी स्टेज कंफर्टेबली सेफ जगह पे, जो मैंने आपके हेल्थ सेंटर्स वगैरह बताए हैं आपके, तो वो ऐसे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे। ये इसके फीचर्स हैं, बहुत नोटेबल हैं। इट्स अ रिमार्केबल एक्ट, ब्रॉड डेफिनेशन, ब्रॉड कवरेज, सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करना हर टाइप की हो, चाहे राइट टू हाउसिंग हो, लीगल हो, साइकोलॉजिकल हो। अब हम इसके लेकिन क्रिटिसिज्म पे आते हैं, ठीक है। साथ में ये है कि कवरेज तो बहुत वाइड है, आपने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए, पर वर्बल अब्यूज की जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी वेग है, उसको मिसयूज करा जाता है। मतलब अगर वर्बल अब्यूज में अगर नॉर्मल एक होता है कि बेसिक लड़ाई भी कॉमन होती है, मतलब मैं आई एम नॉट जस्टिफाइंग, अगेन इफ यू थिंक आई एम जस्टिफाइंग, एक चीज होती है कि नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स तो हो ही जाते हैं ना। मतलब सच में अगर हो सकता है कि कोई किसी चीज को ढंग से नहीं कर रहा, औरत भी आदमी को कह सकती है, आदमी भी औरत को कह सकता है, बेसिक आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही रहते हैं, ठीक है। अब लेकिन उसी को कोई मान ले कि मुझे तो अब इसको जेल में फंसाना ही है, होता है ना, मिसयूज तो होता ही है अगर कोई ठान ले। तो वर्बल एब्यूज की डेफिनेशन काफी वेग है इसमें, तो उसको क्रिटिसाइज करा जाता है कि इट्स प्रोन टू बीइंग मिसयूज्ड। Men organizations such as Save the Indian Family Foundation have opposed the law, arguing that it might be misused by women during disputes. ऐसे बहुत सारे केसेस है, खासकर मैं डाउरी रिलेटेड केस में आपको सेक्शन 498 के डिटेल में बताऊंगा। लिटरली ऐसे केसेस, कुछ नोटेबल एग्जांपल्स भी बताऊंगा जहां पे मिसयूज हुए। तो सेम वो यही कहते हैं कि इसको भी मिसयूज करा जा रहा है। डोमेस्टिक अब्यूज ऑफ मैन एंड इनफैक्ट आई वुड से ट्रांसजेंडर का भी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, पर ट्रांसजेंडर्स का भी अब्यूज, बिकॉज द एक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ, ये मैंने आपको बताया था कि एक्ट का पूरा टाइटल क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। व्हाट अबाउट ट्रांसजेंडर्स एंड मेन? बच्चों का क्या हुआ, बूढ़े अंकल का क्या हुआ? और ये ऐसा केस में हो गया कि अगर एक हस्बैंड का क्या हुआ अगर उसकी वाइफ उसे पीट रही है, होते हैं ऐसे केसेस, हंसो मत, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ठीक है, ये भी हो गया। ऑल्सो इट इज अ सिविल लॉ meant primarily for protection orders and not for meant to be enforced criminally, thus it requiring a further offense by the accused respondent, such as violating a protection order issued under this law before triggering criminal law sanctions against the respondent, such as arrest and imprisonment. तो ये जो लॉ है ये मेनली सिविल लॉ है, मतलब मेनली सिविल इन नेचर है। सिविल नेचर का है, कुछ फाइन कर दिया जाएगा, कुछ उसको थ्रेटन कर दिया जाएगा, ऑफिसर्स देंगे, तो ये करा जाएगा। बट कुछ ज़्यादा सीरियस पनिशमेंट नहीं मिलेगी ऑफेंडर को। ऑफेंडर को तभी सीरियस पनिशमेंट मिलेगी कि जब उसे वार्न भी कर दिया जाएगा कि भाई ये अब्यूज मत करना, उसके बाद भी वो फिर अगर वो वायलेशन करता है तब जाके उसे जेल होगी। पर ऐसा नहीं कि इमीडिएटली उस पर वहाँ पे कोई उसको डर है। तो ये चीज़ करता है कि क्रिमिनली नहीं करा जा रहा है इसे, तो इस चीज़ में भी आ रहा है। लेकिन अगर क्रिमिनली अगर प्रोविजंस ले आएंगे तो हो सकता है लोग इसे और क्रिटिसाइज करें जाएंगे कि ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। बट स्टिल दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म दैट आर लेविड अगेंस्ट दिस। और साथ में मैं एक और टॉपिक बता देता हूँ आपको, डुलुथ मॉडल के, दैट व्हाट फर्दर नीड्स टू बी डन। ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क दैट डुलुथ मॉडल इज बेस्ड इन विच सिटी, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था एंड अगेंस्ट किसके लिए होता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक अब्यूज इंटरवेंशन प्रोजेक्ट। इट इज अ प्रोग्राम डेवलप्ड टू रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इट इज नेम्ड आफ्टर डुलुथ विच इज अ प्लेस इन मिनेसोटा जहाँ पे डेवलप करा गया था। इट इज द फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम डिजाइन टू एड्रेस द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो एक ग्लोबल लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट है।
तो इसी को फॉलो करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि विक्टिम को काउंसिल करो, ऑफेंडर को भी काउंसिल करो, रिमूव द ब्लेम फ्रॉम द विक्टिम एंड मेक द ऑफेंडर अकाउंटेबल फॉर द अब्यूज, स्प्रेड अवेयरनेस, क्रिएट क्रिमिनल एंड सिविल जस्टिस सिस्टम, रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल उसकी होनी चाहिए, और पॉलिसीज इंप्रूव करनी चाहिए। तो यही आपकी चीज़ें हैं, मतलब जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं वैसे एक्ट के अंदर भी हैं सारी चीज़ें, तो वही मेनली आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है। ऐसा भी नहीं कि कोई स्पेसिफिकली कोई नया इसके अंदर है, बट दिस स्टार्टेड द ट्रेंड की डोमेस्टिक वायलेंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो अगेन मेन ऑब्जेक्टिव इज यू कैन कोट इट इन वाइल रिकमेंडेशन कि क्या हमें अप्रोच करनी चाहिए, तो इसी को कोट कर सकते हैं, और क्वेश्चन इन प्रीलिम्स कैन बी आस्क्ड। और अगर हम मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारी मूवीज जैसे आपकी हैं, जैसे आपकी दामिनी करके मूवी आई थी जिसमें सनी देओल का डायलॉग था 2.5 किलो का हाथ, ये वैसे विक्टिम को बचाने के लिए कर रहा था, ही वॉज अ गुड गाय इन दैट मूवी, ठीक है। पर ये मूवी जो दामिनी करके मूवी थी, ये एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस के केस में थी और मेनली रेप के कंटेक्स्ट में थी। प्रोवोक्ड करके ऐश्वर्या राय की एक इंटरनेशनल मूवी थी, दमन करके रवीना टंडन की, अग्निसाक्षी मूवी थी, ये सारी मूवी थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर रिसेंट टाइम में देखा जाए तो कबीर सिंह करके शाहिद कपूर की आई थी, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही ज़्यादा भरी हुई थी, ठीक है। वो चाहे अपनी डोमेस्टिक मेड के पीछे मारने के लिए भाग जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा होता है या गालियां दे रहा होता है, और थप्पड़ करके, ये तो स्पेसिफिकली इसी मूवी पे थी, तापसी पन्नू की मूवी थी, इसके लिए इन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था लॉकडाउन में पिछले साल। तो ये आपकी रिलीज हुई थी, थप्पड़ बस इतनी सी बात। सो इट इज़ बेस्ड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस कि पब्लिकली हस्बैंड अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देता है, तो वो अलग हो जाती है। तो ये मूवीज है, यू कैन ऑल्सो कोट दिस मूवी टू कोट दीज मूवीज टू जस्टिफाई योर आंसर। आपका आंसर बेटर लगेगा कि सोशल एस्पेक्ट में, सोशल लाइफ में किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस को पोर्ट्रे करा जा रहा है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बॉलीवुड इन प्रिवेंटिंग एज वेल एज इन प्रिपरेटिंग द क्राइम। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। आई कवर्ड दैट इन अ 3C अप्रोच। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द डायमेंशंस, पर अगर आपको कोई भी लगता है कुछ पॉइंट्स आपके इसमें मिसिंग है, देन डू गेट बैक टू अस वाया दीज वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए AQ Bias के चैनल को। So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.